जमीन विवाद, जमीन सर्वे और ऐसे कई सारे विषय अब बिहार के लिए नए नहीं हैं। लगातार इन पे बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री की बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ रामबंधु वत्स सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ साथ जमीन सर्वे और तमाम ऐसे जमीन के विषयों पर गहरा अध्ययन रहा है। सर, हम लोग आज जमीन पर ही बात करने वाले हैं और लगातार हम ये देख भी रहे हैं कि इस तरीके से जब मंत्रालय बदला, यानी कि विजय कुमार सिन्हा के बाद जब दिलीप जायसवाल के पास ये मंत्रालय आया और साथ साथ जब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार को मिला, तो अब हम देख पा रहे हैं कि ज़मीनों को लेके जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आसान की भी जा रही हैं, क्योंकि डेटा भी है कि लगातार जो बिहार में है वो अपराध जो मामले बढ़े हैं वो ज़मीन की वजह से 7% से ज़्यादा भी हैं। तो अब किस तरीके से आप देख पा रहे हैं नए मुख्यमंत्री के तौर पे और नए मंत्री के तौर पे, दिलीप जायसवाल के तौर पे, क्या कुछ अब ज़मीन रजिस्ट्री या फिर इससे जुड़े कई मुद्दे जो है उसमें क्या कुछ बदलाव आए, या कि विजय कुमार सिन्हा के जो डिसीजंस थे, जो आदेश थे, जो उनके नियम थे, उनको किस तरीके से और उसमें सुधार किया गया और क्या बदलाव देखने को मिला है? जी, सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन गए तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही जब वो मुख्यमंत्री थी और 2 डिप्टी सीएम सरकार, इतनी ही सरकार थी, वहीं से भूमि से संबंधित नए नियमों का उन्होंने लेना शुरू किया, जिसमें उन्होंने पूर्व जो भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा हैं उनके 3 लिए गए नियमों को उन्होंने बदल दिया, जिसमें से 2 जो नियम थे, उन्होंने एक फैसला लिया था कि जो अंचल में जो कर्मचारी हैं जो हड़ताल पे गए थे उसमें से 224 लोगों को उन्होंने निलंबित कर दिया था। इसके अतिरिक्त 47 अंचलाधिकारी को उन्होंने अपने पद से हटाया था। तो ये दोनों निर्णय सरकार के, वो सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री इसको उन्होंने वापस ले लिया और अंचलाधिकारी और अंचल कर्मी सीआई, इन दोनों तरह के लोगों का जो निलंबन था सरकार ने वापस ले लिया। इसके अतिरिक्त एक और नियम जो विजय सिन्हा ने बनाया था उसको भी सम्राट चौधरी ने वापस लिया था, वो था परीक्षा संबंधी। उसमें विजय सिन्हा ने एक नियम बनाया था कि जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो वो एक ही बार भाग ले सकते हैं, यानी उनको अपने विभाग से एक बार एग्ज़ाम देने के लिए एनओसी दिया जाएगा। ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि बार बार एग्ज़ाम के नाम पे लोग छुट्टियां लेते रहते हैं, तो उन्होंने इसी को ध्यान में रख के एक नियम बनाया था कि एक बार से अधिक अगर कोई सरकारी परीक्षा में शामिल होने गए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस नियम को भी सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री इस नियम को भी उन्होंने पलट दिया। तो यही जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का निलंबन और ये जो परीक्षा, ये 3 जो ऐसे आदेश थे सरकार का, उसको इन्होंने पलट दिया। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, दिलीप जायसवाल आए, मंत्री बनाए गए भू राजस्व मंत्री। इसके बाद एक नई रफ्तार और चली सरकार के निर्णय लेने के लिए, और उन्होंने भी विजय सिन्हा जिस अपने इस सरकार में बतौर भू राजस्व मंत्री जिस तरीके से कड़े अनुशासन के लिए माने जाते थे, तो उन्होंने भी उसी लहजे में, दिलीप जायसवाल ने भी कहा कि अधिकारी या कर्मचारियों का जो भ्रष्टाचार है इस पे किसी भी तरीके से इसे सहा नहीं जाएगा और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और जब एक बात और है कि एक खबर ये भी आई कि उन्होंने जब अपने विभाग में मीटिंग किया तो उन्हें पता चला कि 47 ऐसे अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ विभाग में कार्रवाई हुई है, और उनमें से ज़्यादातर अधिकारियों ने अभी तक कोई जवाब में या अपनी सफाई में संबंधित विभाग को कुछ लिख करके दिया नहीं है, यानी कि उस जो नोटिस है उस नोटिस के प्रति वो लापरवाही बरत रहे हैं। तो उन लोगों को भी कड़ी डांट फटकार लगी है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होने की जो खबर है वो आ रही है। तो दिलीप जायसवाल ने ये एक जो पहला कदम ये लिया, उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्री संबंधी नियम में बदलाव किए हैं जो 21 मई से नया जो 21 मई से लागू होगा, जिसके तहत एक तरीके से देखिए नियम में बदलाव नहीं है, मुझे लगता है कि जो खरीदने वाले हैं ये उनको एक तरीके का अधिकार दिया गया है कि वो ज़मीन खरीदने से पहले ज़मीन से संबंधित जो दस्तावेज हैं, यानी जिसमें वो जमाबंदी नंबर जिससे खरीद रहे हैं वो भूस्वामी का नाम, उसका जमाबंदी नंबर, खेसरा नंबर और खाता नंबर, ये सारा जो रसीद होता है वो रसीद वो वहाँ पे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे, सरकार के वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो संबंधित अंचलाधिकारी के पास जाएगा और ठीक उसके 10 दिनों के अंदर
उस व्यक्ति को उस जमीन से संबंधित जो विवरण है, सरकारी विवरण कि उसका भू राजस्व उसका भूस्वामी कौन है, क्या उस पर किसी तरीके का कोई लोन आदि है या नहीं, या उस ज़मीन की बिक्री आदि हुई है या नहीं, उसके कितने और अन्य दावेदार हैं। यानी मान लेते हैं कि अगर कोई पिता की संपत्ति, पिता चले गए तो क्या एक ही भाई हैं या 2-3 भाई हैं, और सबके दावे प्रायः जो आप देखेंगे कि गाँव के एक ही घर में अगर एक से अधिक भाई हैं, कुछ भाई शहर में रह गए तो जो गाँव में रहने वाले लोग बेच सकते हैं बिना शहर में रहने वाले अपने भाई को बताए हुए। तो उस तरीके की जो लफड़ा होता है, जो आगे चल के खरीदने वाला व्यक्ति जो कानूनी अड़चन में पड़ता है, इससे निपटने के लिए ये जो सीओ हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, उनके ओर से बताया जाएगा कि इस ज़मीन में कितने भूस्वामी हैं और कौन कौन हैं, और 10 दिन के अंदर ब्यौरा उनको मिलेगा। अगर वो 10 दिनों के अंदर या 10 दिनों तक वो जो खरीदने वाले हैं उनको जानकारी नहीं देते हैं, तो फिर दोबारा अगर वो अपील दायर करता है तो फिर उस संबंधित अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये एक अच्छा और सराहनीय नियम है। तो इसके पहले क्या प्रक्रिया थी जो इतने कहीं ना कहीं झगड़े का, विवाद का कारण बनता था? देखिए, इससे पहले ज़मीन की खरीद बिक्री में सीओ की कोई भूमिका होती नहीं थी। खरीदने वाले, बेचने वाले आपस में एग्रीमेंट करते थे, फिर रजिस्ट्री करते थे, और रजिस्ट्री करवाने के बाद दाखिल खारिज के लिए होता था। और दाखिल खारिज में मेन जो झंझट होता था, जो झंझट जो जितने तरीके की जो दाव पेच है, वो सब जो आज भी मौजूद है, जिसमें अगर कोई एक भी व्यक्ति उस ज़मीन को लेकर के क्लेम कर दिया तो फिर सीओ की ओर से भारी भरकम रकम लेकर के वो उसको किया जाता था, आगे भ्रष्टाचार बढ़ता था। या फिर जो सही में भी अगर है कोई अन्य दावेदार नहीं है, जो खरीदा है उसी ने केवल अपील की दाखिल खारिज के लिए, फिर भी उसके काम में बहुत ही उसकी जो गति थी बहुत धीमी होती थी, अड़चनें बहुत ज़्यादा आती थी। बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता था, अगर कोई ताकतवर है तो दबाता भी था। हाँ, बाहुबल का जो इस्तेमाल होता था, ये तो मतलब अगर इस ज़मीन पे खरीदार के अतिरिक्त कोई अन्य दावेदार हो गए तो तब तो समझिए कि वो ज़्यादातर मामलों में खरीदार के हाथ से ज़मीन फिसल नहीं जाता था। लेकिन अगर जिस ज़मीन पे किसी अन्य व्यक्ति का कोई क्लेम ना हो तो भी खरीदार व्यक्ति को दाखिल खारिज करने में सीओ के बहुत चक्कर लगाने पड़ते थे। तो और उसमें खरीदने से पहले सीओ की कोई भूमिका नहीं थी, तो इसमें वो भूमिका दे दी गई है। ऐसा इसलिए भी है कि अगर ज़मीन की बिक्री से पूर्व उसी ज़मीन के बारे में खरीदार व्यक्ति सीओ को सूचना देता है, सीओ के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा उस ज़मीन को सही ठहराया जाता है, तो फिर दाखिल खारिज में उसको रिजेक्ट करने में उनको परेशानी होगी। फिर उनको तर्क बताना पड़ेगा कि आखिर किस आधार पे उन्होंने रिजेक्ट किया। जैसे अगर आप ज़मीन की दाखिल खारिज के लिए चले गए, जो व्यक्ति ज़मीन का भूस्वामी नहीं भी है, वो किसी तरीके से गलत सही दस्तावेज बना के, असली नकली बना करके अगर अंचलाधिकारी को दे दिया तो समझिए कि दाखिल खारिज का काम पेंडिंग में चला गया। उसमें बहुत सारे व्यवधान और भ्रष्टाचार का एक स्कोप, बड़ा अच्छा स्पेस खुल जाता था। अब बात यह है कि अगर ज़मीन बिक्री से पहले ही सीओ उस ज़मीन के बारे में जांच करके खरीदने वाले को सब कुछ बता चुके हैं, तो फिर वो दाखिल खारिज में रिजेक्ट कैसे करेंगे? तो ये एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, मुझे पारदर्शिता लाई गई है, और इससे दाखिल खारिज की गति, वहाँ भी गति उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये नियम बहुत ही सराहनीय है। ये नियम इनके द्वारा लिया गया है। मुझे लगता है कि जो एक ज़मीन खरीदने वाला है, अगर सरकार की तरफ से पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं कि ज़मीन का इतना ही मालिक हैं, इन्हीं से आप खरीद रहे हैं, तो वो जो एक बड़ा, जो हम लोग गैप की बात कर रहे थे कि अपराध बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, वो शायद अब बहुत कम होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। लेकिन शायद ये आते आते कुछ 60-70 साल बीत तो नहीं गए, आज़ादी के इस साल तक हम देखें 2026 में ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, समय इसमें काफ़ी लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो नियम है वो कितना प्रभावशाली हो पाएगा, ये भी समझने वाली बात है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी जो ज़मीन का जो डिज़ाइन है गांव में, कि जैसे दादा परदादा के नाम से ही ज़मीन है, अब उन्हीं के नाम से ज़मीन पता नहीं 10 वर्ष से या 20 वर्ष से है, रसीद कट रहा है उन्हीं के नाम, और रसीद उन्हीं के नाम से कर रहा है, मृतक के नाम से ही ज़मीन कट रहा है। अब उनके बेटे कितने हैं, उनके पोते कितने हैं, और रियल में भूस्वामियों की संख्या कितनी है, इससे हर कोई अनजान है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन के बारे में जो दस्तावेज हैं वो अंचलाधिकारी के पास होते हैं, लेकिन जो भूस्वामित्व तय करने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में रजिस्टर 2 कहा जाता है, जो अंचलाधिकारी के पास होता है, जिसमें हर खाते प्लॉट से संबंधित उसके भूस्वामी का नाम अंकित होता है, वो कितना सुरक्षित है,
अगर आप ये भी देख लें तो ज़्यादातर अंचलों में तो रजिस्टर 2 की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आप खासकर आप अगर देख लें जहाँ पे बाढ़ आती है, जहाँ पे सब कुछ डूब जाता है, वहाँ पे अंचलाधिकारी कितना रिकॉर्ड अपने पास वापस रख पाते हैं। तो अगर सीओ भूस्वामी का नाम, देखिए जिन मामलों में कोई दावेदार नहीं है, अगर एक ही बेचने वाला है, खरीदने वाले ने आपत्ति दर्ज की, बीच में कोई नहीं आया, वहाँ तो सीओ अंचलाधिकारी की ओर से कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन कल्पना कीजिए कि इन परिस्थिति में अगर एक से अधिक दावेदार आ गए तो उनका स्वामित्व तय सीओ कैसे कर पाएंगे जब उनके पास रजिस्टर 2 की प्रति सुरक्षित नहीं है। बिहार में ऐसे बहुत ही कम अंचल हैं जहाँ पे रजिस्टर 2 की जो प्रति है वो सुरक्षित है। तो मुख्य मुद्दा ये होता है कि भू स्वामित्व, जो भूमि का जो स्वामित्व तय होता है, जो केवल सीओ करता है, जिसके बारे में अभी बिहार के डीजीपी या पहले भी अभयानंद जब डीजीपी थे तब भी उन्होंने कहा था, जो मौजूदा डीजीपी विनय कुमार ने भी कहा था कि पुलिस ज़मीन के मामलों में न पड़े, यानी कि जो ज़मीन का मालिक कौन है पुलिस तय नहीं कर सकता है, ये सीओ तय करेगा, नहीं तो फिर अदालत तय करेगा। तो अगर इनके पास रजिस्टर 2 नहीं है तब तो यही है कि जो दावेदार हैं, जितने दावेदार हैं, उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब लेके वो कोर्ट में जाएं और फिर मामला जो ज़मीन संबंधित जो दीवानी मुकदमा है वो समझिए कि लंबे समय तक गुजर जाता है। गांव में एक कहावत है कि अगर दादा मुकदमा दर्ज करता है तो पोता को न्याय मिलता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही नियम बना दिया गया है, लेकिन अंचलाधिकारी के पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं कि वो सही मायने में स्वामित्व तय कर पाए। अगर ऐसा हो जाए तब तो आप मान लीजिए कि 90% से ज़्यादा जो विवाद हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सीओ के पास अगर दस्तावेज होता वो, और देखिए नियम बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अतिरिक्त अधिकार सीओ को मिला है। ये एक समझिए कि एक सुविधा तो खरीदार को मिली है, अधिकार तो सीओ के पास पहले ही से था कि ज़मीन का लगान वही लेते हैं, सीओ वही लगान लेते हैं। जो लगान लेता है, लगान आप भूस्वामी से ही लीजिएगा, ज़मीन के मालिक से ही लीजिएगा, किसी दूसरे से तो लीजिएगा नहीं। तो ये उनको अधिकार तो है, लेकिन जो विवाद होता है गाँव में, उनमें सीओ कितने मामलों में आके बताते हैं कि ज़मीन का असली मालिक कौन है, नहीं बता पाते हैं। यहीं से देखिए ज़मीन के विवाद में 2 मसला है। एक तो परिवार के अंदर, यानी परिवार के भाई में, बहनों में, इन लोगों में झगड़ा, ये एक अलग हो गया। एक झगड़ा होता है बिल्कुल अनजान, जो भू माफिया हैं, जो आपका ना भाई है ना बहन है, वो आता है नकली दस्तावेज बनाता है। अब आपके पिता के नाम, आपके दादा के नाम से ही वो एक नकली दस्तावेज बना लेता है और खुद ही अपने आप को उसका उत्तराधिकारी या मालिक घोषित करता है। तो ये जो नकली दस्तावेज कैसे आ रहे हैं, और अगर ये जो विवाद होके जाता है तो अगर अंचलाधिकारी इस विवाद को भी सॉल्व कर देते कि असली इसके मालिक कौन है, तो भी जो विवाद है वो कम जाता। तो ये अधिकार मिला है। अब व्यवहारिक तौर पे कितना लागू होगा और इसको खरीदने वाले और बेचने वाले को कितना लाभ मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, व्यवहारिक और सामाजिक तौर पे ये पूरे रूल रेगुलेशन को कितने धरातल पे उतारा जाएगा, बड़ा सवाल तो है। लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते, चूँकि आपने 3 ऐसे चीज़ें बता दी जिनको बदला गया, पलटा गया सम्राट सरकार की तरफ से। एक नया नियम पे भी हम लोगों ने बातचीत कर लिया जो कि 21 मई से लागू भी है, और उस पर हम लोग बहुत डिटेल बात कर लिए। एक और नियम पे बात कर लेते हैं जो फार्मर रजिस्ट्री को लेकर भी आई है। वो मुझे लगता है कि लगातार डीएम इसको लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, डीएम अलग अलग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। ये क्या है, और फार्मर रजिस्ट्री के तौर पे आप किसानों को क्या देख पा रहे हैं? क्या उन्हें सहूलियत मिली है या फिर उनकी टेंशन बढ़ गई है? देखिए, फार्मर रजिस्ट्री एक सरकार की ओर से जो पहल शुरू की गई है, ये भी निश्चित तौर पे ये सराहनीय है। इसमें यह है कि किसान का एक डिजिटल पहचान पत्र बनेगा और एक आई कार्ड बनेगा, और वो उसमें रहेगा कि वो कितने प्लॉट के मालिक हैं। तो अगर आप किसान को किसी तरीके से उसके स्वामित्व को तय करने के लिए कोई योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो सराहनीय है, क्योंकि सारा विवाद यहीं से शुरू होता है। और दूसरी बात है कि इसमें सरकार ने ये भी कहा है, खासकर आप जो जिलाधिकारी का नाम ले रहे हैं, मुजफ्फरपुर के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि किसान कौन है। किसान ये नहीं कि जिसके पास बिगहे और एकड़ में ज़मीन है। अगर किसी व्यक्ति के पास कट्ठे में, धूर में भी अगर ज़मीन है, अगर वहाँ वो धान की खेती ना करे, सब्जी की भी खेती कर रही है, तो भी वो किसान है। यानी जिसके पास कम ज़मीन भी है, कट्ठे आधे कट्ठे भी ज़मीन है, वो भी किसान हैं। माने किसान का मतलब ये नहीं कि कोई आप गेहूं और धान और गन्ना उत्पादन करें तो ही किसान है। अगर आप सब्जी भी कर रहे हैं, बहुत छोटी सी ज़मीन है, तो भी आप किसान हैं। और जो भी आपके पास जितनी भी ज़मीन है, सबको आप एक रजिस्ट्री फॉर्म करवा दें ताकि आप अपना एक पहचान पत्र बना लें। बहुत पहले ऐसा हुआ था जब किसानों को पासबुक दिया जाता था,
जिसमें एक बैंक की तरह एक पासबुक होता था जिसमें किसान का नाम होता था और उनके खाता प्लॉट का नाम होता था। यहाँ भी ये जो सरकार है एक पहचान बना रही है और ये जो पहचान पत्र जब बन जाएगी तो इसी के आधार पे जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना है या खाद की खरीदी में सब्सिडी है या पैक्स में धान की बिक्री है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आपको इसी डिजिटल पहचान पत्र के जरिए मिलेगा। लेकिन यहाँ भी एक परेशानी ये है कि अभी भी गाँव में आप देखेंगे कि 80% से अधिक ऐसे खेत हैं जो रियल में जो पीढ़ी जीवित है उनके नाम से म्यूटेशन नहीं हो पाया है। परिवार के किसी अन्य सदस्य जो दादा या परदादा हैं जो अब है भी नहीं, जिनका निधन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो म्यूटेशन है वो उन्हीं के नाम से है। तो यहाँ पे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हर किसान को बताना पड़ेगा कि आपके नाम से कितना किसान पहचान पत्र का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ज़मीन के एक से अधिक भूस्वामी को दिखा दिया जाए, वहाँ हर भूस्वामी के लिए अलग अलग प्लॉट होगा। तो लिहाजा हर खेत का म्यूटेशन होना चाहिए। परिवार में कोई भी जो संपत्ति जो खेती है ज़मीन है वो इजमाल में, जिसे इजमाल मतलब सबका साथ, जहाँ परिवार के सारे सदस्य सभी भाई उसके मालिक हों, तो जो इजमाल का जो ज़मीन है वो उस रूप में न हो करके वो बटे और जितने भी उसके दावेदार हैं, वारिस हैं, सबके नाम से हो जाए। तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। ये देखिए, ये मई से लेकर के जून तक के बीच में सरकारी योजना चला रही है ये डिजिटल पहचान पत्र बनाने की, लेकिन ये जो म्यूटेशन करवाने की बात है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, ये इसके बीच में जो विवादों का एक बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत लंबी चौड़ी दीवार है। तो कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे और कैसे बन पाएगा, जो जीवित सदस्य हैं वो अपने नाम से कैसे म्यूटेशन करवा पाएंगे, ये एक चुनौती है। मुझे लगता है कि पहल सरकार की अच्छी है और इसका जो ड्यूरेशन है 1 महीना, उसको बढ़ा के कम से कम 1 साल करना चाहिए। ये देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसकी ये नियत ज़रूर है कि वो जो भी जीवित सदस्य हैं, जो नीचे की पीढ़ी के लोग हैं जो जीवित हैं, उनके नाम से म्यूटेशन हो और कम से कम मृतक के नाम से ज़मीन न रहे। जैसे कि नीतीश कुमार ने जो महासर्वे अभियान शुरू किया था, उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी ज़मीन अब मृतक के नाम से न रहे, हर व्यक्ति के नाम से, जीवित व्यक्ति के नाम से हो जाए, ताकि म्यूटेशन सबका हो जाए और विवाद कम जाए। नीतीश कुमार के ठीक नीतीश कुमार के भूमि सर्वेक्षण का आपने जिक्र कर दिया और फिलहाल अगर हम देखें तो सम्राट चौधरी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी एक चल रहा है, तो उसको लेकर कई सारे जिलों में ज़मीन की खरीद बिक्री पे रोक लगा दी गई। तो अब इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था भूमि सर्वेक्षण महाअभियान। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे वो शराबबंदी कानून के बाद अगर व्यक्तिगत तौर पे जिस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है तो वो हाल के दिनों में ये ज़मीन सर्वे का ही उन्होंने दिया है। और वो भूमि सर्वेक्षण की जो गति थी वो बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही थी, 2025 के पहले चल रही थी। उसके लिए उसको लेकर के कई तरह की अव्यवस्था हो गई। जो ब्लॉक हैं, जो जहाँ पे रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पे हाथापाई और मारपीट जैसी स्थिति आई थी। पैसे लेने की बात हो रही थी कि ब्लॉक लेवल पे सिर्फ पैसे से ही काम हो रहा है। तो धीरे धीरे करके क्रमशः इसका जो कार्य अवधि हो वो बढ़ाया गया। तो ये अब 2026 तक ये होना है। इसी बीच नई सरकार यानी सम्राट सरकार ने जो निर्णय लिया है स्मार्ट गांव बनाने, स्मार्ट सिटी बनाने का, जिसके तहत वो कई गांवों की खेतीहर ज़मीन को की ज़मीन की खरीद बिक्री को उन्होंने रोक दिया है। तो इस सवाल उठना लाजमी है कि फिर इस पूरे प्रकरण में नई सरकार जो ज़मीन से संबंधित जो काम कर रही है, जैसे कि या वो पहचान पत्र बना रही हो या सीओ को एक अतिरिक्त टैक्स मिल गया है बिक्री होने वाली ज़मीन का रिकॉर्ड लेना, तो इन और या फिर जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो ज़मीन की खरीद बिक्री पे रोक लगी है, तो इस पूरे अभियान में नीतीश कुमार का वो जो महासर्वेक्षण अभियान था वो कहाँ पे है? तो ये भी तो अब तय जो मौजूदा सरकार है वही करेगी, दूसरा कोई तो करेगा नहीं। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे अब होगा। लेकिन इतना तय था कि नीतीश कुमार की नीयत, कार्यशैली चाहे जो भी हो, लेकिन नीयत उनकी थी कि विवाद सुलझे। और ज़मीन का जो विवाद है वो बिहार सरकार की कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती है। एक नहीं, कई डीजीपी, जिसमें AK सिंघल जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, वो गुप्तेश्वर पांडे ने भी, और वर्तमान जो मौजूदा डीजीपी विनय कुमार ने, इन लोगों ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है
कि 60% से अधिक जो बिहार में अपराध हो रहे हैं, जिनमें हत्या या हत्या का प्रयास शामिल है, वो केवल भूमिवाद के कारण हो रहा है। तो इतना जो जटिल विषय है, इस पे सरकार अगर पहल उठा रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात है कि इन तमाम कामों को किस तरीके से, किस रफ्तार में और कितनी पारदर्शिता के साथ ये सम्राट चौधरी की सरकार करेगी। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं विवाद तो काफ़ी ज़्यादा है और बहुत पेचीदा है ये पूरा भूमि का विवाद और ये मामला। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि जितनी भी चीज़ें हो सके उसको पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंट के साथ चीज़ों को रखा जाए और पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। और मुझे लगता है कि जो 21 मई से जो नया रूल आया है, जिस पे आपने बहुत डिटेल में बताया कि अब कहीं न कहीं सीईओ की तरफ से सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको ज़मीन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी लफड़ा पहले रहा करता था। तो कहीं न कहीं अपराध पे भी लगाम लगाने की बहुत कोशिश है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत गहराई से आपने पूरी जानकारी दी और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड पे। बहुत बहुत शुक्रिया।